आप सभी बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हमारे भूगोल के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के हमारे पाठ का नाम है विनिर्माण उद्योग। सबसे पहले हम बात करते हैं विनिर्माण किसे कहते हैं। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहते हैं उसे। जो कच्चा माल हम प्राप्त करते हैं, जैसे हमने खेती से कपास को कच्चे माल के रूप में लिया और उससे धागा बना करके हमने वस्त्र बनाया, तो जो कच्चा माल कपास के रूप में हमने लिया था उसका मूल्य कम था, और जब हमने उसे कपड़े के रूप में बदल दिया तो उसका मूल्य क्या हो गया? ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। अब इसके साथ एक शब्द और जुड़ा है हमारे पास, उद्योग। अब ऐसे उद्योग जो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? विनिर्माण उद्योग। जैसे लोहा इस्पात, सीमेंट, पेट्रो रसायन, पटसन, वस्त्र उद्योग, ये सभी किसमें आते हैं? विनिर्माण उद्योग में आते हैं। जो विनिर्माण उद्योग होता है उसका जो विकास है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? देश के विकास का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। पूरे विश्व के अंदर जो विभिन्न प्रकार के देश हैं उनका जो वर्गीकरण किया जाता है, अगर हम वो विकास के आधार पर करते हैं तो 3 प्रकार से हम उसको नॉमिनेट करते हैं: विकसित, विकासशील और नंबर 3 पे अल्प विकसित। इन सभी का बेस विनिर्माण उद्योग है। यदि किसी देश के अंदर उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें विनिर्माण उद्योग की हिस्सेदारी 50% या उससे ज़्यादा है, तो वो राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में है। अगर वो भागीदारी 25% से लेकर के 30-35% तक है तो विकासशील है, और अगर ये 5% तक है तो किस में आता है? अल्प विकसित में आता है। क्योंकि उसका रीज़न बताता हूं मैं आपको कि जो विनिर्माण उद्योग है वो 2 क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है: द्वितीयक व तृतीयक। और ये नियम है, जिस किसी देश के अंदर दूसरी और तीसरी प्रकार की आर्थिक क्रिया में जितना ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, जितने ज़्यादा लोग लगते हैं, वो देश आर्थिक रूप से उतना ही संपन्न है। और इसी के उल्ट किसी भी देश की बहुत बड़ी जनसंख्या
अगर प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है तो वो देश उतना ही पिछड़ा है, क्योंकि देश के विकास में जो महत्वपूर्ण जो योगदान है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक देता है। तो ये किससे हम तय करते हैं? विनिर्माण उद्योग की जो स्थिति है उस देश में, उस पर निर्भर करता है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन से उद्योग धंधे लगे हुए हैं, भारत किस श्रेणी के देश में आता है, हमारा सकल घरेलू उत्पाद के अंदर विनिर्माण जो उद्योग है, द्वितीयक और तृतीयक जो क्रियाएं हैं, उनका योगदान कितना है, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, उसके विकास में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और जो विनिर्माण उद्योग है वो अन्य क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता है। इन सभी के बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी कच्चे माल को कौन से माल में कन्वर्ट कर दें हम, मूल्यवान उत्पाद में, उसे हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हम कपास से किसका निर्माण कर देते हैं? कपड़े का निर्माण कर दें। गन्ने से हम किसका निर्माण कर दें? चीनी का निर्माण कर दें। गन्ने से क्या बना दें हम? चीनी का अगर हम निर्माण कर देते हैं, या फिर हम कागज से का निर्माण कर देते हैं, किससे? लकड़ी से। तो ये सारे के सारे किसमें आएंगे? विनिर्माण में। और विनिर्माण के अंदर जो काम किए जाते हैं वो हमारी जो आर्थिक क्रिया है, जो 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक, जो किससे जुड़ती है? प्राकृतिक उत्पादन से। द्वितीयक, ये विनिर्माण से, नई वस्तुओं का उत्पादन, जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उसको प्रसंस्कृत वस्तुओं में बदला जाता है। और तीसरा तृतीयक, जो उत्पादित माल है वो उपभोक्ता तक पहुंचाने वाले, उपभोक्ता तक क्या करना? पहुंचाने वाले, वो सारे तृतीयक में आते हैं। इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। जो भी वस्तुएं बाजार में निर्मित होती है उसे घर तक क्या करना? पहुंचाना, लोगों को सेवा देना। तो जो विनिर्माण उद्योग है वो हमारा किस श्रेणी में आता है? द्वितीयक श्रेणी के अंदर आता है। और इसी से तीसरी जो हमारी श्रेणी है तृतीयक, उसका विस्तार होता है। तो सबसे पहले जो बात आती है हमारे पास कि हम किसी भी जो देश के अंदर है उसकी जो आर्थिक स्थिति है या उसकी जो आर्थिक प्रगति है, उसकी उन्नति है, वो हमेशा हम किससे मापते हैं? विनिर्माण उद्योग से। अब इसका महत्व क्यों है? हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आया है कि विनिर्माण का महत्व क्या है। अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी देश की विकास की जो स्थिति है उसकी जो रीढ़ है वो क्या है? विनिर्माण है। अभी जस्ट मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर अर्थव्यवस्था के किसी भी देश के विकास का के स्तर की अगर हम बात करते हैं, उसका जब वर्गीकरण करते हैं विकसित, विकासशील और अल्प विकसित में, तो वो किस कारण है? विनिर्माण उद्योग के कारण। तो आइए हम इसके महत्व को जानते हैं। सबसे पहले तो पहला जो हमारा जो महत्व है वो है कि जो खेती है उसका आधुनिकीकरण होता है। इससे कृषि का क्या होता है? आधुनिकीकरण होता है। क्योंकि जो प्राचीन काल की हमारी खेती थी वो लकड़ी के हलों से जोती जाती थी। विनिर्माण उद्योग का बढ़ावा हुआ तो हमने
लोहे के हल इस्तेमाल करने शुरू किए, ट्रैक्टर का हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसी हमने ड्रिल मशीनें बनाई जो भूमि के अंदर जो ज़मीन है उसको डाल करके और उसके ऊपर मिट्टी जो है वो डाल देती है, ऊपर नहीं रहता है, उससे उसकी जो प्रजनन क्षमता है वो बढ़ती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो खेतों के अंदर कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है वो सारा कहाँ पर बनता है, पीड़कनाशक है, उर्वरक हैं, वो सभी के सभी कहाँ बनते हैं, निर्माण उद्योग में बनते हैं। सेकंड जो हमारे पास जो आता है वो है रोजगार, क्योंकि जो हमारी खेती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इसमें उतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती है जितने उसमें काम कर रहे होते हैं। तो जो खाली जो लोग हैं उनको कहाँ काम मिले, उनको द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या मिलता है, काम मिलता है। इससे रोजगार के अवसर क्या होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का निर्माण कब होगा, विनिर्माण के कारण। किसके कारण होगा, विनिर्माण के कारण। तीसरी बात, गरीबी उन्मूलन भी होता है। गरीबी क्या हो जाती है, समाप्त होना शुरू हो जाती है। नंबर 4, व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जितना ज़्यादा हम विनिर्मित करेंगे वस्तुओं को, क्योंकि जो कच्चे माल का जो आयात है या निर्यात है वो बहुत कम किया जाता है, तैयार माल को ही क्या किया जाता है, ज़्यादा आयात और निर्यात किया जाता है। व्यापार को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। और व्यापार अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका एक फ़ायदा और होगा, विदेशी मुद्रा आएगी देश में। ये प्रश्न कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर कि विनिर्माण उद्योग का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है या विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। तो पांचवा हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो विदेशी मुद्रा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। दूसरे देश में अगर हमने निर्माण की हुई वस्तु है उसको अगर हम बाहर भेजेंगे तो उस देश की मुद्रा हमारे देश में आएगी। ये सारा का सारा किसकी वजह से होता है। उसके बाद नंबर 6, मूल्यवान वस्तु का निर्माण होता है। जो कच्चा माल है उसका हम सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हम उससे कोई वस्तु का निर्माण ना कर ले। लोहा है उसको हम सीधे बस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बस अगर उसकी बनानी है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, विनिर्माण उद्योग का सहारा लेना पड़ेगा। ये कुछ एक महत्व है। उसके बाद हम पहुंचते हैं कि कृषि और उद्योग अलग अलग हैं। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग अलग हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, व्याख्या करें। अब तक जो हमने अध्ययन किया है उससे हमारे सामने ये सारी बातें निकल के आ रही हैं कि जो कच्चा माल है वो हमें दो प्रकार से मिल सकता है। एक तो कहाँ से मिल सकता है, हमें जो खनिज है उससे मिल सकता है, और दूसरा हमें किससे मिल सकता है, खेती से मिल सकता है। अभी मैंने बताया था बहुत से ऐसे उद्योग धंधे हैं जो खेती से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, इसके अलावा चीनी उद्योग है, इसके अलावा चाय, जूट, पटसन उद्योग, ये सारे कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। दूसरा अगर हम इसका पहलू देखें, अभी हमने बात की थी अच्छी जो मशीनें हैं कहां से आएगी, विनिर्माण उद्योग से आएगी। खाद या उर्वरक कहां से आएंगे, विनिर्माण उद्योग से आएंगे। संकर बीज कहां से आएंगे, विनिर्माण उद्योग से आएंगे। नहरों का निर्माण जिन यंत्रों से होगा कहां से आएंगे, विनिर्माण से आएंगे। ट्रैक्टर जिसका इस्तेमाल खेती करने में होगा कहां से आएंगे, विनिर्माण उद्योग से। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे के ऊपर
आधारित हैं। और एट प्रेजेंट में जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, कौन सी प्रतिस्पर्धा? वैश्विक। तो इसने क्या किया है, कृषि और उद्योग को एक दूसरे के और ज्यादा समीप ला दिया है। क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा व्यक्ति तभी कर पाएगा जब हम कच्चे माल को एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, उत्पादित करेंगे। और जितना हमारा कच्चा माल स्टैंडर्ड का होगा उतना ही उससे क्या होगा, निर्मित माल भी स्टैंडर्ड का होगा। और वो जो गुणवत्ता है वो किस को प्रतिस्पर्धा देगी? वैश्विक जो वस्तुएं बन रही है उसको। ये कब संभव हो पाएगा? जब कृषि जो है विनिर्माण उद्योग का साथ देगी, और विनिर्माण उद्योग किसका साथ देगा? खेती का साथ देगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स आता है वो आता है राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो उद्योगों का योगदान है वो क्या है। तो अभी मैंने बात की थी जो भारत का जो उत्पादन है विनिर्माण का, जिसका भारत की जो अर्थव्यवस्था में जो स्थान है वो क्या है, केवल 17% है, टोटल 27% है। क्योंकि जो टोटल 27% है उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि दो चीज़ें बेस करती हैं उद्योग में, कृषि से हमें कौन सी चीज़ें मिल रही हैं और खनिज से हमें कौन सी जो है वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनका खेती से उत्पादन नहीं होता, वो डायरेक्ट कहाँ से आते हैं? प्रकृति से मिलते हैं हमें। तो वो अगर हम कितना निकाल दें 10%, तो कितना बचता है हमारे पास? 17%। हम जो हमारी जो घरेलू जो सकल उत्पाद है उसमें जो हमारे विनिर्माण उद्योग है उसका प्रतिशत केवल कितना है? 17% है। बाकी का 10% कहाँ चला जाता है? खनिज के खनन में चला जाता है, या गैस और विद्युत का जो हम योगदान लेते हैं उसमें चला जाता है। और यदि हम एशियाई देशों से तुलना करें, हमारे जो अन्य जो एशियाई देश हैं अगर उससे आप तुलना करते हैं तो भारत जो है विनिर्माण उद्योग के अंदर उनसे पीछे है। क्योंकि जो दूसरे देश हैं उनका उत्पादन इसमें कितना है? 35% तक, जबकि हमारा कितना है? 27% तक है। लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं 2003 से लेकर के आज तक हम क्या कर रहे हैं, विनिर्माण की जो गति है उसको क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय के अंदर हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अपने देश को क्या कर लें? शामिल कर लें। और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमने क्या किया है? एक काउंसिल बनाई है जिसका नाम है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेंस काउंसिल। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा पॉइंट्स आता है वो आता है औद्योगिक अवस्थिति। कौन सा आता है? औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति का मतलब होता है किसी भी उद्योग धंधे को बनाने के लिए, उसकी स्थापना के लिए कौन से कारक चाहिए? कौन से कारक आवश्यक हैं? वो कौन से कारक हैं जो किसी भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। प्रभावित करने वाले कारक पूछे जा सकते हैं, उसके निर्माण के कारक पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है हमारे पास, किसी भी उद्योग के लिए वो चलेगा तब जब उसके पास क्या होगा? कच्चा माल। कच्चा माल की उपलब्धता। क्योंकि तैयार माल तभी होगा जब उद्योगों में क्या होगा? कच्चा माल। और वो भी किस कोटि का? उत्तम कोटि का। ये ध्यान रखना है हमें। सेकंड जो हमारे पास जो पॉइंट्स आता है, श्रमिक। अब किसी भी उद्योग धंधे को हम लगाते हैं वह मशीनों से काम होता है, लेकिन उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? श्रमिकों की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग धंधे भी होते हैं जहां पर मशीनों से हम काम नहीं ले सकते, जैसे चाय उद्योग है। अब इसमें हमें क्या करना होता है? चाय की पत्तियों को तोड़ना होता है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। चीनी जो हमारा उद्योग है उसमें भी जो है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि
कच्चा जो माल होता है वो किसान के खेत से हमें कहाँ लेके आना पड़ता है? उद्योगों में लेके आना पड़ता है, उसकी माल की ढुलाई की जाती है। वहां भी उसके बाद गन्ने का जो पिराई की जाती है, उसका जो रस निकाला जाता है, वहां भी हमें बहुत ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। सूती कपड़ा मिल के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है। थर्ड, अब कच्चा माल है, उसको हम किससे खरीद सकते हैं? रुपए से, पूंजी से खरीद सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का श्रम खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। किसी भी मशीन को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए, मजदूर के लिए, कच्चे माल के लिए, मशीन के लिए और भूमि के लिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं किसी उद्योग के लिए। ये सारी किससे मिलेंगी? पूंजी से मिलेंगी। तो जिस अंदर क्षेत्र के अंदर पूंजी अच्छी है, बीमा कंपनियां हैं, अच्छी बैंकिंग प्रणाली है, तो वहां पर उद्योग धंधा लगने के चांस क्या हैं? बढ़ जाते हैं। नंबर 4, शक्ति। अब उद्योग जो होते हैं, उन मशीनों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, एनर्जी। ये कहां से आती है? ये हमें कोयले से मिलती है, जल विद्युत से मिलती है। तो किसी देश के अंदर अगर कोयले के भंडार अच्छे हैं, जल विद्युत की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ उद्योगों का संचालन करना क्या होता है? बिल्कुल आसानी। इसलिए लोहा और इस्पात जो उद्योग है वो मोस्टली वहीं लगता है जहाँ कोयला और लोहा मिलता है। साथ साथ में उद्योग जहाँ भी हम देखेंगे कच्चे माल की जो उपलब्धता वहाँ होती है, उसको देख करके भी लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है, फिर जब कोई वस्तु तैयार हो जाती है तो फिर उसको बेचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बाजार की। जब तक हम उसको बेचने की स्थिति में नहीं होंगे, उसका बाजार नहीं होगा, उसकी मंडी नहीं होगी, तो जब तक हम उस वस्तु को बेच नहीं पाएंगे तो नई वस्तु का उत्पादन होना पॉसिबल नहीं है। ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनकी बहुत जरूरत होती है। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, तकनीक भी चाहिए। फिर हमें जिस क्षेत्र में हम उद्योग धंधा लगा रहे हैं वहाँ हमें इंजीनियर, जो मशीनें अगर ख़राब हो जाती हैं तो उनकी जो तकनीक है वो हमें वहाँ पर क्या होनी चाहिए? उपलब्ध होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें एक जगह हमें मिल जाएं तो वो क्षेत्र बहुत बड़ा क्या बन जाता है? औद्योगिक क्षेत्र बन जाता है। विनिर्माण उद्योग का क्या बन जाता है? एक बहुत बड़ा संकुल बन जाता है। तो ये परिस्थितियां हैं जो हमें किसके लिए आवश्यक होती है? औद्योगिक अवस्थिति के लिए। आप इस चीज को भी, एक डायग्राम है, मैं थोड़ा सा उसको भी यहां बता देता हूं आपको कि उद्योग और बाजार का संबंध कैसे है। इन सब का जो मेन जो पॉइंट्स है वो यहाँ है। पूंजी आपको दिखाई दे रहा है, बाकी के सारे इसी से कोरिलेट होके चल रहे हैं। सबसे पहले पूंजी कहाँ लगती है? कच्चे माल में लगती है। कहाँ लगती है? 1 नंबर पे कच्चा माल खरीदा जाता है। या फिर मैंने अभी आपको बताया कि उद्योग धंधा लगाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें भूमि चाहिए, मजदूर चाहिए हमें। तो ये सारे के सारे हम किससे खरीदते हैं? पैसे से खरीदते हैं। यानी कि पूंजी का हम क्या करते हैं? निवेश करते हैं। कच्चे माल में निवेश करते हैं, उसके जो घटक है उसमें यूटिलाइज करते हैं। और जब उसमें हम निवेश कर देते हैं तो पहली बार किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेकंड टाइम पे हमें परिवहन की। जो कच्चा माल हमें मिल रहा है वो परिवहन के ज़रिए कहाँ आएगा? नंबर 3 पे कारखाने में पहुंच जाएगा। उस कारखाने में नंबर 4 पे हम क्या करेंगे? माल को तैयार कर देंगे।
अब एक बार फिर हमें परिवहन की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी? परिवहन की। क्योंकि अब उसे हमें कहाँ लेके जाना है? 6 नंबर, यानी कि बाजार में लेके जाना है। और जब वो बाजार चला जाएगा तो बाजार से फिर किसका उत्पादन होगा? पूंजी मिलेगी। फिर उस पूंजी को हम कहाँ लेके आएंगे? फर्स्ट नंबर पे। ऐसे ही बाजार और उद्योग आपस में एक दूसरे से संबंधित है, और ये सारा का सारा वहन कौन कर रहा है? पूंजी इन सबको सर्कुलेट कर रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं कि जो उद्योग धंधे हमारे पास होते हैं उनका वर्गीकरण करते हैं हम। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। तो भिन्न भिन्न आधार पे करते हैं। जैसे कच्चे माल के आधार पे हम इसका वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कच्चा माल हमें दो जगह से प्राप्त हो सकता है। एक तो हम खेती से प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? खनिज से। किससे प्राप्त कर सकते हैं? खनिज से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो उद्योग खेती पर आधारित उद्योग है, जिन उद्योगों को कच्चा माल खेती से मिलता है, तो वो कौन से आधारित हो गए? खेती आधारित। और जिनको कहाँ से मिलता है? खनिज, यानी कि इस्पात है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, मशीनें हैं, औजार हैं, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? खनिज। तो ये कौन से हुए? कृषि आधारित उद्योग। और ये कौन से हुए? खनिज आधारित उद्योग। कच्चे माल की जो उपलब्धता जहां से हो रही है उसके आधार पर हमने दो भागों में डिवाइड इसको किया। सेकंड जो हमारे पास आता है भूमिका के आधार पर। किसके आधार पर? भूमिका के। इसके आधार पर भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है आधारभूत उद्योग। अब जैसे नाम से ही पता चल जाता है, दूसरे उद्योगों को जो आधार देते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, अन्य उद्योगों के लिए यहां पर माल का उत्पादन किया जाता है। मशीनें जहां पर बनती हैं वो दूसरे उद्योगों में जाकर के सेट हो जाती हैं और वहां पर उत्पादन करती हैं। या हम कह सकते हैं कि जहां पर जो उत्पादन किया जाता है वो किसी दूसरे उद्योग पर क्या करता हो? डिपेंड करता हो। तो वो सारे किस में आते हैं? आधारभूत उद्योग में आते हैं। सेकंड जो हमारे पास इसी का पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है उपभोक्ता। यानी कि जो निर्मित माल होता है उसका इस्तेमाल कौन करता है? आम व्यक्ति यूज करता है। उपभोक्ता किसका यूज करता है? तो इन उद्योगों को क्या कहेंगे? हम उपभोक्ता उद्योग कहेंगे। जैसे चीनी है, अब चीनी अगर बन गई तो किसी उद्योग धंधे में, मशीन बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। आम व्यक्ति इसका क्या करेगा? उपभोग करेगा। हर व्यक्ति इसका क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। कागज है, अब ये किसी दूसरे उद्योग को क्या करता है? मशीनें सप्लाई नहीं करेगा। ये कहाँ जाएगा? सीधा उपभोक्ता के पास जाएगा। आम व्यक्ति इसका इस्तेमाल करेगा। सिलाई मशीन है, पंखे हैं, मोटर है, कार है, गाड़ियां हैं, ये सारी उपभोक्ता वस्तुओं में आ जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है पूंजी का जो हम निवेश करते हैं उसके आधार पर। तो एक उद्योग ऐसा होता है जिसके अंदर जो पूंजी का जो निवेश किया जाता है वो थोड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लघु उद्योग। कौन सा उद्योग होता है? लघु उद्योग। और दूसरा कौन सा होता है? विस्तृत उद्योग। अब जैसे घरों के अंदर अगर हम हथकरघा लगा करके सूती वस्त्र का उत्पादन करते हैं तो किस में आता है? घरेलू इकाई में आता है। डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो मोस्टली हमारा क्या होता है? बहुत कम पूंजी लगा करके हम क्या करते हैं? बाजार के लिए माल का उत्पादन करते हैं। विस्तृत वो होता है जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल तैयार किया जाता है। तो ये पूंजी का जो निवेश होता है उस आधार पर भी हम इसको दो भागों में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है स्वामित्व के आधार पर। मालिकाना जो हक है इसके आधार पर हम इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? चार में। सार्वजनिक, निजी
संयुक्त और सहकारी। स्वामित्व के आधार पर हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला सार्वजनिक, दूसरा निजी, तीसरा संयुक्त और चौथा हमारे पास कौन सा आ जाता है? सहकारी आ जाता है। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार के नियंत्रण में, जो सरकारी नियंत्रण में हो। निजी का मतलब होता है व्यक्तिगत नियंत्रण में हो। संयुक्त में होता है जिसमें दोनों हो, सरकार प्लस निजी। और सहकारी में कौन होता है? कच्चे माल का उत्पादक व उद्योग, दोनों। सहकारी जो होता है उसमें कौन आता है? कच्चे माल का उत्पादन करता है, जैसे कि चीनी उद्योग है, उसमें कच्चे माल का उत्पादन कौन करता है? किसान करता है। और वो अपनी कहाँ पर लेके जाता है कच्चे माल को? चीनी मिल में लेके जाता है। तो वहाँ पर जो लाभ और हानि होती है वो मजदूरों में और मिल मालिक में और किसान के अंदर बराबर बढ़ती है। तो वो कौन सा होता है? सहकारी होता है। संयुक्त में क्या होता है? जिसमें सरकार और जो निजी लोग हैं वो दोनों मिलकर के किसी उद्योग धंधे को लगाते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है। इस कंपनी में सरकारी और निजी दोनों शामिल हैं। सरकारी और निजी क्या है? दोनों शामिल होते हैं। उसके बाद में व्यक्तिगत है, जैसे कि आपने रिलायंस कंपनी का नाम सुना होगा, तो अंबानी बंधु है उसके ओनर, तो वो क्या होगी? निजी कंपनी है। उसके बाद सार्वजनिक के अंदर आपने देखा होगा बड़े बड़े जो हमारे ये उद्योग धंधे जो निर्मित किए जाते हैं, लोहा इस्पात संयंत्र लगाए जाते हैं, जहाज रानी जो हमारा उद्योग है, बड़े बड़े जहाज़ों का हम निर्माण करते हैं, बड़े बड़े पुलों का हम निर्माण कर रहे हैं। तो ये उनके लिए जो मटेरियल हमारे पास उपलब्ध होके आता है, या फिर हमारा दूरसंचार जो सेवा का क्षेत्र है, जैसे कि BSNL है, तो ये क्या है? सरकारी सेवाएं हैं। तो स्वामित्व के आधार पर हमारे पास कितने उद्योगों को बांट लेते हैं हम? 4 उसके अंदर इसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद में जो कच्चे माल से जो तैयार होता है उसके भार के आधार पर, किसके आधार पर? भार के आधार पर। उसके आधार पर 2 ही होता है, भारी और हल्का। भारी और क्या होता है? हल्का। अर्थात जिन उद्योगों के अंदर भारी वस्तुएं बनती है, तो लोहा इस्पात में वस्तुएं क्या बनती है? भारी बनती है। सूती कपड़ा है, उसमें वस्तुएं क्या बनती हैं? हल्की बनती है। इस आधार पर भी हम कितने भागों में बांटते हैं इसको? 2 आधार पर बांटते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट यहाँ स्टार्ट होता है वो होता है कृषि आधारित उद्योग। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।